प्यारे बच्चों, आपको एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फ्लक्स पर। जैसा कि आप देख चुके हैं कि मैं आपका सारा चैप्टर 1 से लेकर 13.4 तक पूरा पढ़ा चुका हूं। वास्तविक संख्या, त्रिकोणमिति, दो चर वाला रैखिक समीकरण, बहुपद, समांतर श्रेणी, त्रिकोण, जितना चीज था सब 1 बाय 1 आपका प्ले लिस्ट मिल जाएगा। आप देखेंगे, आप कोई इसमें पैसा चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा विषय के सारा सिलेबस बताया है। जो बच्चा नहीं देखे हैं वो जाकर प्ले लिस्ट में जाएंगे, आपका सारा चीज एक जगह बना बनाया मिल जाएगा। एक बगल से आप रिवाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट बना सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। बिहार बोर्ड में अव्वल आना है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने जो भी सगा संबंधी है उनको बताना ना भूले, ताकि मुझे भी एनर्जी मिल सके और मैं भी आपकी वही जोश और जुनून के साथ पढ़ाते रहूं। और यह भी विश्वास दिलाता हूं आपको, दिसंबर के अंत तक आपका पूरी तरह से सिलेबस समाप्त कर दूंगा। उसके बाद वन शॉट, उसके बाद जो लोग बहुत सा देखेंगे रामबाण सीरीज लाता है वह भी आपका लाएंगे। कोई चीज नहीं छोड़ेंगे और पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, फुल्ली फ्री रहेगा, इसमें कोई चार्ज आपका नहीं देना पड़ेगा। इसी के साथ देरी ना करते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 13.5 का 1.7 तक, 1 से लेकर 7 तक प्रश्न को हम लोग हल करने वाले हैं। क्योंकि यह ऐच्छिक है, यह प्रश्नावली ऐच्छिक है, तब पर भी हम लोग हल करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ देंगे। यह आपको ज्ञान के दृष्टिकोण से अच्छा है और इसमें आपको भला लिख दिया है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन आपको ज्ञान के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें देरी ना करते हुए हम कहते हैं, सपनों के बादलों में उड़ान भरनी हो तो हौसले की आसमान से मजबूत रिश्ता बनाना होगा। मतलब आपको सपनों में अगर बादलों में उड़ान भरना है तो आपको आसमान की से भी ऊंचा आपको मजबूत क्या होना चाहिए, हौसला होना चाहिए। अगर आसमान में उड़ान भरना है बादल में तो आपको हौसले इतना अच्छा होना चाहिए कि समझो कि हौसले मतलब बुलंदी, यानी आपको एहसास, आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी जो है समझदारी, आपको जुनून नहीं कहता है लोग, जितना ज्यादा आप लक्ष्य रखेंगे उतना ऊपर आपका तीर जाएगा, यह कहावत है। और इसी के साथ मैं मां सरस्वती की कृपा से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग तन मन धन से पढ़ रहे होंगे और यह क्लास के भी बहुत सुंदर से पढ़ेंगे और दोस्तों के बीच शेयर करेंगे। और इसके आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन का चैप्टर नंबर 5.5 का पहला सवाल दिख रहा है और यहां से हम लोग पढ़ेंगे और बनाएंगे। देखिए, हम पहले फिगर बना दिए कि आपका समय की बचत हो। देखो, कह रहा है कि व्यास 3 सेंटीमीटर, तनिक सुंदर से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। क्या कह रहा है, व्यास 3 सेंटीमीटर की बात कर रहा है। लंबे तार है, व्यास 3 सेंटीमीटर को 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार वृत्त पर लपेटा जाता है। देखिए 3 सेंटीमीटर, 3 mm, सेंटीमीटर नहीं सॉरी बच्चों, 3 mm व्यास, 3 mm मतलब बहुत छोटा होता है। यह तार जो है देखिए इस बेलन में लपेटा गया। इस बेलन की लंबाई कितना है तो पूरे 12 सेंटीमीटर है। इसका व्यास है 10 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। यह बात आप याद रखेंगे। और इसी पर लपेटा गया है, इसी पर क्या किया गया है, लपेटा गया है। यह 3 mm वाला व्यास वाला तार लपेटा गया है। तो हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं। लपेटा जाता है यदि बेलन के वक्र पृष्ठ की पूर्णता ढक लेता है, या बेलन की वक्र पृष्ठ ये चारों बगल की ढक लेता है। मान लीजिए ऐसे घुमाएंगे तो एक परिधि हो जाएगा आधार की परिधि के बराबर। ऐसे ऐसे कितना बार घुमाएंगे वह पहले हम लोग निकालेंगे। ये ढक ले रहा है यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक। तो तार की लंबाई, यह तार कितना मीटर लगा है, कितना सेंटीमीटर लगा है, यह लंबाई ज्ञात करना है। और द्रव्यमान भी ज्ञात करना है, तार कितना केजी का है। और यह मानते हुए कि तांबे की द्रव्यमान कितना है, देखिए 8.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यानी उसका आयतन में हम इतना से गुना कर देंगे तो इसका द्रव्यमान निकल जाएगा। तो पहले तो हमको लंबाई चाहिए, क्योंकि तार की लंबाई हम बेलन को आकार के समझेंगे, उसी का हम लोग निकाल देंगे क्या कहते हैं आयतन, बेलन की आयतन या तार की आयतन, बात बराबर हो जाएगा तो बस निकल जाएगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, तार का व्यास लिखते हैं। तांबे के तार का व्यास, देखिए तांबे के
तार का व्यास, यदि बात करें हम लोग तांबे की तार की व्यास यानी डी की बात करें हम लोग तो 3 mm है। अगर इसको 10 से भाग देंगे तब हम सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.3 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर। अब तांबे की तार की त्रिज्या भी हम लिख सकते हैं, त्रिज्या तो क्या हो जाएगा इसका, त्रिज्या बराबर हम मान लेते हैं इसका आर, आर बराबर क्या हो जाएगा, व्यास है, व्यास है तो त्रिज्या इसकी आधी होती है, तो इतना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.15 सेंटीमीटर आपका यह हो जाएगा। इसका तार की लंबाई आपका क्या हो जाएगा 0.15 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, आपको देखिए क्या करेंगे हम लोग, आप बेलन की त्रिज्या लिख लेते हैं बड़ी यार, देखिए है ना ये बेलन में जिसमें लपेटा गया है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या हम इसका कैपिटल आर मान लेते हैं, कैपिटल आर का हम सूचित करते हैं 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। यानी बेलन की अगर ऊंचाई की बात करें हम लोग, ऊंचाई की बात करें तो एच यानी तो हम कह सकते हैं 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है आपका 12 सेंटीमीटर। अब देखिए हम आप कुछ को नया पेज लेते हैं और उसमें हम आपको बताना चाहते हैं, इसमें और जो कुछ टर्म दिया हुआ है वो देखिए, एक बार लपेटने के में तार, देखिए हम पहले लिख लेते हैं तब समझाते हैं। एक बार लपेटने में तार जो है बेलन के, लिखेंगे तार जो है बेलन के 3 mm या 0.3 सेंटीमीटर ऊंचाई तक लेगा, यानी बात समझिए। एक बार इसको आप लपटिएगा तो ये बेलन की ऊंचाई का 3 पॉइंट कितना लेगा, 3 mm या 0.3 mm सेंटीमीटर इसको ढक लेगा, सेंटीमीटर तक ढक लेगा। तो इसको पूरा ढका हुआ है तो कितना बार लपटे हैं यह निकालेंगे हम, समझ गए। तो इतना बात समझ में आना चाहिए, एक बार लपटेंगे इस पर, मान लीजिए एक बार ऐसे लपटेंगे तो जितना व्यास रहेगा उतना ही लपटेगा। मान लीजिए व्यास तार है तो तार का व्यास तो ये पूरे, मान लीजिए थोड़ा बड़ा बना देते हैं समझने के लिए, इतना है तो व्यास तो ये पूरे हो गया, तो इसको लपटेंगे तो बेलन का इतना दूर लपटाएगा कि नहीं लपटाएगा, वही हम लिखे हुए हैं, बेलन का उतना दूर ऊंचाई तक ढक लेगा, समझ गए। तो ढक लेगा तो अब हम इसमें लिखेंगे, तो देखिए तार की हम लोग लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। पहले इसको फेरा ज्ञात कर लेते हैं, कितना फेरा इसमें लगाया है, तार जो कितना फेरा लगाया गया है। तार को फेरों की संख्या क्या होगा, एक बार इसमें अगर लपटा है तो इतना सेंटीमीटर तक इसको बेलन को ढक लिया, तो यानी 12 सेंटीमीटर है, तो इसको 12 में इसको भाग दे देंगे तो आपको नहीं निकल जाएगा, इसके फेरे की संख्या हो जाएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे तांबे की तार की फेरों की संख्या, कितना फेरा बेलन में लगाया गया, लिखेंगे तांबे की तार की फेरों की संख्या की यदि बात करें 12/0.3 हो जाएगा, ई दशमलव उड़ाइएगा 10 हो जाएगा, ई काट दीजिएगा 4 बार मतलब 40 फेरे आपका यह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका 40 फेरे हो जाएगा। यह 40 फेरा इसमें आप लगाए हैं तो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल को ढक ले रहा है तार, समझ गए, ढक ले रहा है। अब तार की लंबाई हम लोग ज्ञात करेंगे, तार की लंबाई ज्ञात करेंगे, बहुत आसानी से लंबाई ज्ञात करेंगे। हम लिखेंगे 40 गुना बेलन के आधार की परिधि, बेलन की आधार की परिधि। देखिए कैसे आपको हम बताते हैं, आराम से हो जाएगा। देखिए 40 क्यों लिखे हैं, 40 फेरा ही लगाया गया है, यह जो फेरा 40 फेरा में यह पूरा ढक लिया है। तो देखिए आधार की परिधि, एक फेरा में एक परिधि हो जाएगा, 40 फेरा लगाया तो 40 परिधि से देखेंगे तो 4 कितना लंबा है उन्हें निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। यानी 40 गुना हम कह सकते हैं 2πr, बेलन की परिधि कैपिटल आर होता है, तो यानी 40 गुना 2 गुना पाई का मान 3.14 गुना 5 आप लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। आप समझिए इसको गुना करेंगे हम लोग तो 1256 सेंटीमीटर इसका लंबाई हो जाएगा। अब हम लिखेंगे तार की आयतन, तार की आयतन आप आराम से लिख सकते हैं, हम नए में लिख देते हैं पेज में, तार की आयतन बहुत आसान से लिखेंगे, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुना लंबाई, या कह सकते हैं बेलन के आयतन के बराबर है। तार की आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, मतलब वृत्त की क्षेत्रफल गुना एच कह सकते हैं, समझ गए। ये छोटकी माने हैं पाई आर स्क्वायर एच, या इसको जो लंबाई माने हैं इसको हम लंबाई का नहीं दिए हैं तो गुना लंबाई लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर गुना हम क्या लिख सकते हैं, लंबाई गुना
लंबाई, लंबाई लिख देते हैं क्योंकि लंबाई नहीं माने हैं, तो पाई का मान 3.14 रख दीजिए और गुना आर का मान आप जानते हैं 0.15 गुना 0.15 है और गुना लंबाई कितना है 1256 सेंटीमीटर हो गया। समझ गए, इतना बात आप समझ रहे हैं। बहुत सुंदर से इसका त्रिज्या देखिए आपका कितना है 0.15 ही है, इसलिए हम दिए हैं, आप यह ध्यान रखेंगे। यह तार की आयतन ही पूछ रहा था तो हम लोग तार की आयतन ही निकाल रहे हैं। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो हम कर लेते हैं मोबाइल से, आप कर लीजिएगा। समझ गए, आप गुना बहुत सुंदर से कर लीजिएगा तो होगा 88.7364 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि यह सेंटीमीटर क्यूब आयतन है तो क्यूब में लिखेंगे। अब लिखेंगे तार का द्रव्यमान, तार का द्रव्यमान, तार का द्रव्यमान क्या होगा देखिए 88.7364 इतना गुना उसमें आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है 8.88 ग्राम सेंटीमीटर, तो इसमें 8.88 से गुना कर देंगे तो ग्राम हो जाएगा 8.88 अब ग्राम हो गया। अब इसको जब हम गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका, यहाँ बराबर दे देते हैं, यहाँ पर गुना करेंगे 787.9792 आपका ग्राम हो जाएगा। अथवा इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 788 7 है तो इसको 8 बनाकर दशमलव छोड़ देंगे, ग्राम आपका यह आंसर हो जाएगा। बहुत सुंदर से आपको समझ में आ गया होगा। तार की लंबाई पूछ रहा तो एक आंसर ए हो गया, तार का द्रव्यमान पूछ रहा तो दूसरा आंसर ए हो गया। केजी में कहेगा तो 1000 से भाग दे दीजिएगा तो हो जाएगा, क्योंकि एक भी केजी नहीं है इसलिए हम लोग केजी में नहीं बदलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए 2 नंबर। इसका भी फिगर देखिए हम बना दिए हैं बहुत सुंदर से, आप समझिए पहले क्या दिया हुआ है। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही लाजवाब तरीका से पढ़ेंगे। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, देखिए एक समकोण त्रिभुज हम बनाए, ऐसे देख लीजिए ये समकोण त्रिभुज ए ओ बी, चाहे यह भी समकोण त्रिभुज हो सकता है, ए बी सी यह समकोण त्रिभुज है और ए डी सी यह समकोण त्रिभुज है। समझ गए, तो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, देखिए 3 सेंटीमीटर इसको माने हैं और 4 सेंटीमीटर है, तो कर्ण के अतिरिक्त, कर्ण को छोड़कर, ये मान लीजिए एसी कर्ण है तो इसको छोड़कर को इसके कर्ण के पारित घुमाया जाता है, कर्ण के पारित घुमाया जाता है, यह कर्ण के पारित जो आधार पर घुमाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त द्विशंकु डबल कोण के आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आर का मान जो उपयुक्त लगे वह प्रयोग करें। यहाँ आर का मान नहीं होगा प्यारे बच्चों, यह पाई का मान होगा। आपका जो भी बढ़िया लगता है वह आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या तो 3.14 या 22/7 आपको जो यूज करने का मन है वह यूज आप आसानी से कर सकते हैं, बिना कोई कठिनाई के, बिना कोई बेहिचक के। समझ गए, तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, इसमें बहुत ही सुंदर से लाजवाब तरीका से देखेंगे इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें द्विशंकु कैसे हो गया यह भी आपको समझने वाली बात है, समझने वाली। देखिए यह एक शंकु हो जाएगा ए बी डी, ए बी डी एक शंकु हो गया और बी डी सी एक शंकु हो गया, द्विशंकु नहीं हो गया। ऐसे कहे तो यह समकोण त्रिभुज हो गया। समझ गए, तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज की उसके कर्ण के पारित, लिखेंगे, लिख देते हैं समकोण त्रिभुज के उसके कर्ण के पारित, कर्ण के पारित घुमाने पर, घुमाने से प्राप्त द्विशंकु की विमाएं, द्विशंकु की विमाएं, विमाएं की बात करें हम लोग तो विमाएं की बात करें तो देखिए एगो तो हम 4 मान लिए, एगो 3 मान लिए, तो हम दूसरा एगो एसी निकाल सकते हैं, या कर्ण के स्क्वायर यानी एसी के स्क्वायर हम एसी बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर ए बी के स्क्वायर प्लस एसी के स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए बी हो गया 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर यानी 16, इस यहाँ पर जगह नहीं होगा, इधर लिख देते हैं नीचे, यानी 16 प्लस कितना हो गया अंडवा यानी रूट अंडर 25 यानी 5 सेंटीमीटर आपका यह पूरा आ गया। 5 सेंटीमीटर आपका यह पूरा आ गया, यानी यह पूरे यहाँ से यहाँ तक लंबाई 5 सेंटीमीटर आपका आ गया। द्विशंकु की लंबाई आपका 5 सेंटीमीटर आ गया, यानी कर्ण भी आ गया। अब हम देखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी आपको देखना चाहिए एबीसी, यह त्रिभुज में देखिए तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यदि लिखना चाहें हम लोग तो क्या हो जाएगा बोलिए, हाफ गुना आधार बीसी, देखिए इसका आधार मान लेते हैं इसमें बीसी गुना, सॉरी बच्चों बीसी ने लिखा पाया, आधार आप गुना बीसी गुना
अब लिख देते हैं आपको ए बी इसको ऊंचाई मान लेते हैं। एक बार आप देखिए इधर भी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम यह निकालना चाहते हैं ओ बी, इस त्रिज्या, इस शंकु का भी त्रिज्या निकल जाएगा, इस शंकु को भी त्रिज्या निकल जाएगा, इसलिए हम ऐसा किए हैं। तो अब इसमें भी लिख सकते हैं हाफ गुना, इसमें ए सी ले लेते हैं कर्व, क्या लिख देते हैं इसमें ऊंचाई, ए सी क्या लेते हैं ऊंचाई, उसमें बी सी लिए हैं तो इसमें ए सी ले लेते हैं, क्या ले लेंगे ए सी ले लेते हैं। देखिए ना आपको बताते हैं ए सी गुना ओ बी, इस बार आधार जो है ई ले लेते हैं, आधार गुना ऊंचाई, आधार ये ले लिए, ऊंचाई आपका ये ले लिए, समझ गए। तो अब देखिए बराबर में हम इतना गुना बी सी गुना ए बी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें हाफ हाफ आपका कट गया, अब सबका मान बैठा दीजिए। अब देखिए हम यहाँ पर बना देते हैं, एसी का मान आपका जानते हैं 5 निकला है, देखिए अभी तुरंत निकाले हैं 5 गुना, अब देखिए ओबी का मान नहीं निकला, हमको ओबी का मान निकालना ही, बराबर 3 गुना 4 12 हो जाएगा, ये गुना है तो भाग हो गया, ओबी बराबर क्या हो गया 12/5, ओबी बराबर क्या हो जाएगा 12/5, यानी भाग देके लिख सकते हैं ओबी बराबर आप क्या लिख सकते हैं 2.4 सेंटीमीटर, भाग देके कितना लिख सकते हैं 2.4 सेंटीमीटर आप आराम से लिख सकते हैं। यानी ओबी तो आप क्या हो गया द्विशंकु की त्रिज्या हो गया, तो अतः हम कह सकते हैं ओबी जो है द्विशंकु की त्रिज्या होगी, अतः हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं ओबी जो है द्विशंकु की त्रिज्या होगी, द्विशंकु की क्या होगी त्रिज्या होगी, यानी हम कह सकते हैं आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर, आर बराबर 2.4 सेंटीमीटर हो गया। यह बात हो गया, तब द्विशंकु का आयतन हम लोग ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ आपका आयतन ज्ञात करने के लिए कह रहा है द्विशंकु, प्राप्त द्विशंकु का आयतन, उसके बाद पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे द्विशंकु का आयतन, द्विशंकु का आयतन बराबर क्या लिखेंगे शंकु एबीडी, दोनों का आयतन जोड़ देंगे तो हो जाएगा, दोनों का आयतन क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे, यानी लिखेंगे शंकु, आपको दिखाते हैं शंकु एबीडी का आयतन और शंकु सीबीडी का आयतन दोनों हो जाएगा, दोनों का आयतन हम लोग लिख लेंगे। देखिए शंकु एबीडी का आयतन प्लस शंकु बीडीसी का आयतन, इतना बात आप लिख सकते हैं। दोनों फार्मूला लिख दीजिए, हाफ पाई आर स्क्वायर, एच का मान में ओ ए लिख देते हैं आर स्क्वायर, एच का मान में इसमें क्या लिखेंगे ओ ए स्क्वायर लिख सकते हैं, एच का मान में ऊंचाई में इसका ओ ए स्क्वायर लिखेंगे, इसका ओ सी लिखा देंगे, इसका ऊंचाई में, समझ गए। नहीं माने हैं इसलिए लिख देते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर गुना ओसी मान लेंगे इसका, समझ गए। इसका ऊंचाई क्या हो गया ओसी हो गया इस शंकु का, समझ गए, दोनों का हो गया। अब इसका आप आराम से मान सकते हैं, चाहे कॉमन कर लीजिए, यह कॉमन आ सकता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो ओ ए प्लस ओ सी, ये दोनों आप एक बार और इसको कर सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर गुना ओ ए प्लस ओ सी, देखिए ओ ए प्लस ओ सी, तो ए सी नहीं लिख सकते हैं पूरे के, आराम से लिख सकते हैं ए सी लिख देंगे, अब इसका मान बैठा दीजिए आराम से हो जाएगा। इसका यदि मान बैठाइएगा तो क्या होगा 1/3 गुना 3.14, पाई का मान बैठा दिए, आर का मान बैठाइए 2.4 है, देखिए यहीं पर है आपका, गुना 2.4 गुना एसी का 5 सेंटीमीटर क्यूब, आपका यह हो जाएगा। अब इसमें आप गुना जैसे ही करेंगे तो आपका हो जाएगा 30.14 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आयतन हो गया, द्विशंकु का आयतन आपका हो गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें हम लोग तो लिखेंगे द्विशंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, द्विशंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे शंकु एबीडी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और शंकु सीबीडी का वक्र पृष्ठफल, दोनों को जोड़ देंगे। देखिए हम आपको समझा देते हैं, शंकु एबीडी का पृष्ठ क्षेत्रफल और शंकु बीडीसी का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो दोनों का संपूर्ण द्विशंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं हो जाएगा, तो लिख सकते हैं शंकु एबीडी का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु सीबीडी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस हो गया, इतने ही आपको करना था। तो अब आराम से आप लिख सकते हैं, इसका तो होता है पाई आर गुना एल, यानी इसमें एल क्या मान ले ए भी मान लेंगे। देखिए आपको फिगर में ले जाते हैं, इसका अगर बात करें तो इसको ए भी मान लेंगे, इसका बी सी मान लेंगे, एल त्रिज्यक ऊंचाई होता है, समझ गए। इस शंकु के
पाई आर एल यानी ए बी मान लीजिए, इसका हो जाएगा पाई आर गुना BC मान लेंगे। समझ गए, फिगर में आपको दिखा चुके हैं, एल का मान लिखे हैं। देखिए पाई आर कॉमन लेंगे, ए बी प्लस BC हो जाएगा, ए बी प्लस BC हो जाएगा। बहुत आसानी से यह आप कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं होगा। देखिए पाई का मान 3.14 रखिए, पाई का मान क्या रखिए 3.14 रखिए, गुना आर का मान लिखिए 2.4 गुना 4 3 7 हो जाएगा। ये देखिए 4 इसका 3 इसका, तो 4 3 7 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको जैसे ही गुना कीजिएगा तो 52.75 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यह आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको बहुत सुंदर से आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए तीसरी नंबर सवाल में, कह रहा एक टंकी जिसके आंतरिक मापक 150 सेंटीमीटर। देखिए ये घन है, ऐसा नहीं आयत, थोड़ा सा छोटा बना दिए हैं इसलिए आपको आयत लग रहा थी, घन लग रहा है, जबकि घनाभ है। क्या है ये? घनाभ है। अब नहीं लग रहा है आपको घनाभ, घन नहीं लग रहा है, अब घनाभ समझिए। ठीक है, थोड़ा लिखा हुआ इधर है तो इसके लिए आप चिंता नहीं करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है और क्या करना है यह सब हम आपको बताते हैं। देखिए एक टंकी जिसके आंतरिक माप देखिए 150, देखिए लंबाई चौड़ाई 120 और ऊंचाई आपका 110 सेंटीमीटर है, में 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब पानी है। इसमें पानी है, घन क्यूब है, यानी आयतन इसका निकाला हुआ है। इस पानी में कुछ छिद्र वाले ईंटें तब तक डाली जाती है, छिद्र वाला ईटा इसमें डाली जाती है, तब तक डाली जाती है जब तक कि पानी के पूरी ऊपर तक भर ना जाए। पानी के पूरा ऊपर तक न, इसमें छिद्र वाला ईटा डाला जाता है जबकि पानी ऊपर तक न भर जाए। प्रत्येक ईट अपने आयतन का 1/17 है, 1/17 जैसे सोचिएगा, टाइपिंग एरर है, यह 1/17 पानी सोख लेता है। यदि प्रत्येक ईट की माप 22.5 सेंटीमीटर, देखिए यह ईट बना है 22.5 सेंटीमीटर, समझ गए। और इसका जो है ऊंचाई है, लंबाई है और चौड़ाई हो गया 7.5 और ऊंचाई हो गया आपका कितना 6.5 सेंटीमीटर है। तो टंकी में कुल कितनी ईंटें डाली जा सकती है इसमें, ताकि इसमें पानी बाहर न आ जाए। इसमें टंकी में कितना ईंटा डालें कि यह पानी से बाहर नहीं आ जाए, यह आपको बताना है। समझ रहे हैं? तो एक सेकंड, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसान से हम लिखेंगे। पहले आपको लिखेंगे माना कि ईंट की संख्या, जो चीज पूछ रहा है उसके बारे में मान लेंगे, क्या कितना ईंट डाल सकते हैं तो वही चीज मानेंगे। 3 नंबर का है, माना कि ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या x है। तो टंकी का आयतन ज्ञात कर लेते हैं, सब लंबाई चौड़ाई गुना ज्ञात। टंकी की आयतन बराबर होता है क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना 150 गुना 120 गुना 110। देखिए तीनों गुना कर दिए सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो हो जाएगा 198 1 2 3 4 सेंटीमीटर। अब देखिए टंकी में मौजूद पानी कितना है, इतना है। ये तो पूरा पानी है, इस टंकी में मौजूद पानी कितना है, इतना है। हम ये भी लिखेंगे टंकी में मौजूद पानी का आयतन। टंकी में मौजूद पानी का आयतन कितना दिया हुआ, 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब, जबकि 1,98,000 उसमें पानी आ सकता है। अब देखिए इसमें इतना है, तो आप देखिए दोनों को घटाएंगे तो कितना आयतन हटा, ये फुल हो जाता है। देखिए टंकी में पानी इतना है जबकि उसमें इतना आएगा, ईटा डालने से वो फुल हो जाता है। देखिए ना, ईटा डालने से वह पूरा टंकी पूरी तरह भर ना जाए, समझे, पूरी तरह से ऊपर तक भर जाता है, समझ लीजिए। तो हम इसको कह सकते हैं, आराम से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं। अब एक सेकंड रुक जाइए आप लोग, और देखिए हम लोग क्या करेंगे, यह जो है देखिए इसमें जितना ईटा डालेंगे उतना ही इसमें पानी बाहर, इसको ऊपर में आएगा। पानी इस टंकी में इतना है, कुल पानी इतना आटेगा, तो ये कह रहा है पूरा ईटा डालने के बाद लबालब हो जाएगा ये टंकी। तो इसका मतलब हुआ जो घटाएंगे तो टंकी में भरी जाने वाली ईंटों का आयतन हो नहीं जाएगा। तो हम वही लिखेंगे टंकी में भरी जाने वाली ईंटों का आयतन, ईंटों लिख देते, अच्छा ईंटों का आयतन यदि बात करें हम लोग तो क्या दे देंगे, 19, पूरा में इतना घटा देंगे, 198 1 2 3 4 माइनस 129,600 सेंटीमीटर क्यू है। तो अब इसको हम घटाएंगे
तो आ जाएगा 1580400 सेंटीमीटर क्यूब। यह ईटा का आयतन हो गया, यह जो है टंकी में भरी जाने वाली ईटे का आयतन हो गया। एक्स का आयतन, एक्स ईटों का आयतन यह भी आप कह सकते हैं। समझिए, अब एक ईटा का आयतन इतना हो गया, मतलब पूरे टंकी में ईटा का आयतन इतना हो गया, तो ये एक्स ईटा है, इसमें कितना ईटा है, एक्स ईटा है। तो एक्स ईटों का आयतन कितना हो जाएगा, एक्स गुना इतना हो जाएगा। अब देखिए एक ईटा का इतना है, देखिए पूरे टंकी में इतना एक ईटा का आयतन आपको निकाल कर हम माने हैं ईटों की संख्या एक्स है और एक ईटा का आयतन इतना हो गया। अगर ये दोनों गुना कर देंगे तो पूरे ईटे का आयतन के इसके बराबर नहीं हो जाएगा, तो वही हम लिखेंगे एक्स ईटे का आयतन, एक्स ईटों का आयतन। समझिए थोड़ा बढ़िया से, गंभीर से, क्या हो जाएगा कि x गुना, यह देखिए यह लिखेंगे 22, मतलब एक ईटा का आयतन और गुना x है। एक ईटा का आयतन में गुना x कर देंगे, ईटों की संख्या से गुना कर देंगे, कुल आयतन हो जाएगा, कुल आयतन हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा। तो हम वही करना चाह रहे हैं। तो x 22.5 गुना, बताइए तो क्या होगा, 7.5 गुना 6.5 सेंटीमीटर क्यूब, यह हो जाएगा। हम नया पेज लेते हैं और जब भी उसको गुना करेंगे हम लोग, तो जब गुना करेंगे तो बराबर में हो जाएगा 1096.875 एक्स सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि एक्स हम गुना किए, यहाँ क्या किए, एक्स गुना किए। समझ गए, यह ए हुआ, पूरे आयतन हो गया। तो अब यह जानते हैं, क्योंकि प्रत्येक ईट अपने आयतन का 1/17 भाग पानी सोखता है। देखिए क्या हो गया, प्रत्येक ईट अपने ईटे का, अपने आयतन का 1/17 भाग पानी सोखता है। तो वही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ लिखिए, क्योंकि प्रत्येक ईट, मतलब एक ईट, प्रत्येक ईट अपने आयतन का 1/17 भाग पानी सोख लेती है। इतना बात आप जान रहे हैं, सोख लेती है। तो हम लिखेंगे n ईटों द्वारा सोखे गए पानी का आयतन, हम लिख सकते हैं n ईटों द्वारा सोखे गए पानी का आयतन क्या हो जाएगा, बताइए, 1/17 गुना 1096.875 एक्स, इतना हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न से हम लिख लेते हैं, आपको प्रश्न से हम यह कह सकते हैं, या देखिए इसको हम दूसरे भाषा में ऐसे भी एक्स गुना करेंगे तो x/17 गुना 1096.875 इतना सेंटीमीटर क्यूब आप लिख सकते हैं। अब प्रश्न से आप लिखिएगा तो प्रश्न से आप आराम से आप इसको दे सकते हैं कि इतना जो है ईटा की आयतन हम निकाले हैं इतना, और यह देखिए सोखे गए आयतन हो जाएगा। तो दोनों में हम क्या करेंगे, हम देखिए आपको बताते हैं। प्रश्न से हो जाएगा 1096.875 एक्स, यह हो गया आपका ईटों का कुल आयतन। समझ गए। अब बराबर हम कह सकते हैं 85, जितना वो हम घटाक निकाले थे, या हमको घटाक निकाले थे ना, यह हाँ टंकी में पानी भरी जाने वाली ईटा का आयतन, वह लिखेंगे 85,0400 प्लस आपका यह होगा x/17 गुना 109 गुना 109.875 हो गया। इतना आप कर सकते हैं, इतना आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यह क्या कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम इधर कर लेंगे। ये देखिए यह आपका कौन चीज है, प्लस में है, यह आपका प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, दोनों एक्स वाला को इधर कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए 1096.875 एक्स माइनस हो जाएगा x/17 गुना x/17 गुना क्या हो जाएगा 1096.875 बराबर यह रह जाएगा 185,0400, इतना रह गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों तरफ है तो कॉमन ले लेंगे, यह दोनों तरफ को कॉमन ले लेंगे, दोनों 1096.875 इंटू एक्स, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस 1/17 बच जाएगा, और कुछ नहीं बचा बराबर 185,0400 इतना हो जाएगा 185,0400। अब देखिए इधर गुना है तो इधर भाग हो सकता है, तो पहले इसको लॉसो ले लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, इसको लॉसो ले लेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं 1096.875 एक्स इंटू हो जाएगा 17, यानी 17 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 185,400।
ये आप सुनिए, इधर जो यह 16/17 हो गया, तो इधर आप गुना है तो भाग आराम से कर सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, x बराबर हो जाएगा 18,0400 गुना 17 बटे हो जाएगा 10, 96.875 गुना 16। यह आराम से कर सकते हैं। इस 16 बार में आप काट सकते हैं, हो जाएगा 11, 56, 50। अब हो जाएगा, अब आगे हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं बताइए, 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये दोनों गुना करने पर 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19, 56 नहीं 66 होगा। देखिए मोबाइल से हम लोग कर लेते हैं, आप कर लीजिए। 19, 66, 0, 50 बटे हो गया 10, 96.875। अब इसको जैसे ही भाग देंगे हम लोग तो हो जाएगा आपका, जैसे ही भाग देंगे तो आपका कितना हो जाएगा बताइए, हम कर लेते हैं आपका 1792.410, यानी हम कह सकते हैं x बराबर फाइनली 1792, लगभग हम कह सकते हैं 1792। यानी ईंटों की संख्या की बात करें, ईंटों की संख्या की बात करें तो 1792 आपका यह हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आपका यह ईंटा की संख्या हो जाएगा, आपका बिना कोई बेहिचक का आपका यह ईंटों की संख्या निकाल सकते हैं। आगे आइए हम लोग 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर कह रहा है किसी महीने के 15वें दिनों में यह क्या करेंगे, हम लोग फिगर को बना लेते हैं। इसका फिगर हम लोग बनाए थे कि नहीं बनाए थे, नहीं बनाए थे। समझिए बहुत आसान से, इसको फिगर बनाने की जरूरी ही नहीं पड़ेगा, इसमें फिगर नहीं है तो बनाने की जरूरी नहीं पड़ेगा। 15 दिनों में एक नदी द्वारा घटी जाने वाले, देखिए घाटी में, एक नदी घाटी में 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई, यदि उसमें से घाटी में प्रत्येक क्षेत्र, घाटी का क्षेत्रफल 97,280 किलोमीटर स्क्वायर है, तो दर्शाए कि कल वर्षा लगभग 3 नदियों के समान पानी के योग के समतुल्य थी, जबकि प्रत्येक नदी 1072 किलोमीटर लंबी है और चौड़ी कितना है 75 मीटर और गहरी कितना है 3 मीटर है। तो यह देखिए एक तरह का घनाभ का आकार का बन रहा है। तो हम लिखेंगे घाटी में हुई वर्षा। देखिए ना, हम लिखेंगे 4 नंबर में, बहुत अच्छा से बन जाएगा। घाटी में हुई वर्षा, घाटी में हुई वर्षा बराबर लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर को मीटर बदल देते हैं सबको, काहे कि यहाँ किलोमीटर मीटर में है, तो यहाँ भी हम 10/100 कर देंगे। यह 0 कट गया तो 0.1 मीटर आपका हो गया। घाटी का क्षेत्रफल देखिए दिया हुआ है, घाटी का क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है आपका, देखिए 97,20,8 किलोमीटर स्क्वायर है। इसको हम लोग मीटर में बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर में बना लेंगे, मीटर स्क्वायर में किलोमीटर है तो 2 बार 1000 से गुना कर देंगे। 97,280 गुना 1000 मीटर स्क्वायर अब हो गया। अब देखिए लिखेंगे 97,228 2 4 6 7 0 हो जाएगा। देखिए ना, 1 3 3 6 1 7 1 2 3 4 5 6 7 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। हो गया 7 0 हो गया। अब हम लोग देखेंगे वर्षा के पानी का आयतन, देखिएगा निकालेंगे वर्षा के पानी का आयतन, बहुत आसान से निकाल लेंगे। वर्षा के पानी का आयतन क्या हो जाएगा, इतना गुना ये जो है वर्षा हुई वर्षा दोनों गुना कर देंगे, यानी 97 28 1 2 3 4 5 6 7 गुना 0.1 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो समझिए मीटर क्यूब हो जाएगा, आयतन को हम क्यू से लिखते हैं। अब सुनिए, यह जब गुना करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा बताइए, 1 दशमलव उड़ेगा यानी 6 हो जाएगा। तो हो जाएगा 97 28 1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब हो गया। अब लिखे नदी का विमाएं, देखिए लिखल है नदी का विमाएं मतलब भुजाएं यानी L बराबर हम लिख सकते हैं 1072 किलोमीटर, B बराबर 75 किलोमीटर है और H बराबर है 3 मीटर। यह दिया हुआ है किलोमीटर है, मीटर में नहीं है। क्या है, H बराबर 3 मीटर नहीं, यह देखिए आपको मीटर में है, किलोमीटर में है, यह दोनों मीटर में है। यह क्या है, मीटर में है। समझिए, यह भी ध्यान रखेंगे। तो इसको भी हम लोग मीटर में बना लेंगे, इसको भी हम मीटर में बना लेंगे तो हो जाएगा 1072 1 2 3 मीटर। यह दोनों मीटर में है, यह दोनों मीटर में है, तो इसको भी हम लोग मीटर में बना ले। एक नदी के पानी का आयतन निकाल लेंगे। अब देखिए एक नदी का पानी की जब तीनों चीज है तो लिख सकते हैं एक नदी का
पानी का आयतन, एक नदी का पानी का आयतन हम लोग निकालेंगे, क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यह लिख लीजिए A0 7, अभी तुरंत लिखे हैं, 10 72 डबल 3 गुना सब 75 गुना 3, 75 गुना 3 मीटर क्यूब हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो हम लोग को हो जाएगा 14 12 1 2 3 4 मीटर क्यूब, 3 4 हो जाएगा मीटर क्यूब हो जाएगा। समझ गए, इतना बात आप समझ रहे हैं। तो इतना बात 4 की 5 हो जाएगा मित्र, देखिए गुना करने दीजिए तो 5 शून्य हो जाएगा, 1 शून्य और बढ़ा दीजिए, 5 शून्य हो जाएगा। ठीक है, तब तीनों नदियों को पानी का आयतन देखिए, एक नदी का हो गया तो हम लिखेंगे तीनों नदियों का पानी का आयतन, 3 गुना कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 3 गुना 24 12 1 2 3 4 5 मीटर क्यूब। तो हम हो जाएगा 72 36 पर 5 शून्य 1 2 3 4 5 मीटर क्यूब। सॉरी बच्चों, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब देखिए अंतिम स्टेप है, आप आराम से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, आप देखिए क्या कर सकते हैं, कह रहा है कि दोनों समतुल्य है। देखिए ना क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समतुल्य है यानी दोनों बराबर है। तो आप समतुल्य लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम यहीं पर लिख देते हैं, देखिए 97, यहाँ पर आपको अंतिम कर देते हैं 97 28, देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया, और समतुल्य के चिन्ह दे देते हैं, आपका समतुल्य हो गया। और यह देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, हम यहीं पर कर देते हैं, अंतिम में कर देते हैं। इस प्रकार लिख के आपको हम कर देते हैं 97 28 1 2 3 4 5 6 समतुल्य हो जाएगा। समतुल्य क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 72 36 1 2 3 4 5 मीटर क्यूब आप लिख सकते हैं। यही आपको करना था, देखिए ना समतुल्य थी जबकि इतना इतना गहरा था। समझे, दर्शाइए कि ये दिखाइए कि कह रहा है दोनों का समतुल्य है, तो वही हम लोग दिखा दिए, कोई दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ा। आगे हम लोग आएंगे 5वां नंबर सवाल में, देखिए हम लोग 5वां नंबर सवाल आराम से देखेंगे, क्या देखेंगे, तीनों का आयतन इधर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यह ध्यान देंगे। अब 5वां नंबर सवाल देखिए, कह रहा टीन की बनी, ये आपका फिगर में दिया हुआ, बनी हुई एक तेल की कुप्पी, देखिए तेल की कुप्पी है, 10 सेंटीमीटर लंबे है, 10 सेंटीमीटर क्या है, लंबे है, 10 सेंटीमीटर क्या है, ये कुप्पी जो है 10 सेंटीमीटर लंबे, एवं बेलन में एक शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बनी है। यह जो बेलन है, यह कुप्पी जो है बेलन है, यह शंकु के छिन्नक के जोड़ने से बनी है। यदि कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है, तो बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर है। देखिए व्यास 8 सेंटीमीटर है, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो और कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास 18 सेंटीमीटर, कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास 18 सेंटीमीटर है, यानी इसका 4 है तो इसका भी 4 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, तो इसका त्रिज्या 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको R1 मानेंगे, इसको R2 मान लेंगे जब वो छिन्नक निकालेंगे। समझ गए, इतना बात आप समझिए। 18 सेंटीमीटर है, तो इससे बनाने में लगी टीन के चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इससे बनाने में टीन के चादर की क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बहुत आसान से हम लोग ज्ञात करेंगे। माना कि शंकु के छिन्नक की त्रिज्या लिख लेते हैं, यहां देखिए 5 नंबर में लिखेंगे, माना कि शंकु के छिन्नक की त्रिज्याएं R1 बराबर 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर। समझ गए, और R2 बराबर हम कह सकते हैं 18/2 यानी 9 सेंटीमीटर। समझ गए, इतना तो बात आप समझ गए। यहाँ 9 लिख सकते हैं, यहाँ 4 लिख सकते हैं। अब देखिए शंकु की छिन्नक की ऊंचाई भी याद रख सकते हैं, शंकु की छिन्नक की ऊंचाई याद नहीं रखना है, लिख देना है। ऊंचाई इसका मान लेते हैं h मान लेते हैं, यानी 22। कहते हैं छिन्नक की ऊंचाई, यह देखिए पूरे 22 है, तो 10 घटा के ही प्राप्त होगा। यह बेलन वाला घटाएंगे तब नहीं, यह इतने दोनों छिन्नक है, इतना ही छिन्नक है, तो बराबर कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, यह तिर्यक ऊंचाई हम निकालेंगे, क्योंकि यह दिया हुआ है आपका, यह देखिए ये निकल गया 12 सेंटीमीटर। यह देखिए आपका 4 है, ये 4 है, यथावत ये भी 4 है, समझ गए, 4 सेंटीमीटर, यह आराम से निकल जाएगा। यह भी 9 सेंटीमीटर है। तो सुन लीजिए, अब हम लिखेंगे शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई।
तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई यानी एल, एल बराबर हम लिख सकते हैं रूट अंडर बरकी एच स्क्वायर माइनस नहीं प्लस R1 के स्क्वायर, चाहे R2 भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत ना, R2 के स्क्वायर R1, R2 स्क्वायर नहीं होता, R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब समझिए एच स्क्वायर कितना है, आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, देखिए 12 का होल स्क्वायर, अब प्लस कितना है 9 माइनस 4 का होल स्क्वायर, देखिए बराबर है 44 से प्लस 5 के 25, तो कितना हो गया 169, यानी इसको निकालेंगे तो 13 सेंटीमीटर आपका तिर्यक ऊंचाई निकल गया। बेलन की ऊंचाई आप देख लेंगे, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं हम आपका बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई अभी दिखाए थे आपको, बेलन की ऊंचाई इसका मान लेते हैं एच, छोटकी एच यानी 10 सेंटीमीटर है, यानी बेलन की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या यानी आरे रखिए, इसका मान क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो अब देखिए 3 के चादर का क्षेत्रफल आप आराम से लिख सकते हैं, 3 के चादर का, सॉरी बच्चों, 3 के चादर का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेंगे, बस हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। यानी शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ पाए R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस 2 पाए RH, इतना तो आप जान रहे हैं, और सबका मान बैठा दीजिए, देखिए कितना आसानी से हो जाएगा, देखिए 22/7 इंटू 4 प्लस 9, और एल का मान है आपका 13, एल का मान कितना है 13 भी निकाले हैं आपके सामने में, और क्या हो गया प्लस 2 गुना 22/7 गुना 4 गुना 10, इतना हो गया। अब इसको आप लोग क्या कीजिएगा, जोड़ घटा कीजिए, कितना आसानी से हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा 22/7 गुना 13 प्लस 44, या नहीं गुना कीजिएगा तो ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रखिए 22 गुना 40 गुना 80, 40 गुना 80/7 कर सकते हैं, समझ गए, दोनों तरफ 7 है, देखिए 22/7 इधर भी है इधर भी है, तो कॉमन आप ले सकते हैं। थोड़ा हम क्या करते हैं ऊपर कर लेते हैं, आपको ऊपर कर लेते हैं, दोनों तरफ 22/7 है तो कॉमन लीजिए, 13 169 प्लस 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 22/7 गुना 249 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, इसको गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना है 5478, ये दोनों को गुना करेंगे बट्टे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको पूर्णांक में लिखेंगे 782 पूर्णांक 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यह हो जाएगा, यही आपका निकालना था। बहुत आसान से यह 20 क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे 6 नंबर सवाल की ओर, बहुत ही सुंदर से लाजवाब तरीका से देखेंगे, इसमें फार्मूला आपको ज्ञात करना होगा, समझ गए। हम लोग फिगर पहले बना चुके हैं और आपको हम बता दे रहे हैं क्या माने हैं और क्या निकालना है। शंकु के छिन्नक, देखिए दूसरा कलर बदल लेते हैं उसके बाद बताएंगे, हम बना लेते हैं पीला वाला। देखिए कह रहा है शंकु के एक छिन्नक के लिए पूर्व स्पष्ट किए गए संकेतों का प्रयोग करते हुए, जैसे कि एल, तिर्यक ऊंचाई, R1, R2, यह सब का प्रयोग करते हुए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र सिद्ध कीजिए या ज्ञात करना है। तो हम लोग मान लेते हैं, आपको जैसे ही माने हैं उसको मान लेते हैं। देखिए कैसे कैसे हम लोग माने हैं, सुंदर से मानिए और बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझिए। आपका फिगर ऐसे हम ऐसे फिगर बना लिए आपके अपना ढंग से, और आपको फिगर बनाते हुए देखिए यह जो है पूरे ऊंचाई को हम लोग L1 मान लिए, और यह इस शंकु के छिन्नक की ऊंचाई हम लोग L मान लिए, ठीक है, और ये पूरे ऊंचाई को H मान लिए, यह लंबाई को हम माने थे और यह छोटा सा ऊंचाई को H माने हैं, याद रखिएगा। इस शंकु के छिन्नक की ऊंचाई, इसका R2 इसका R1 त्रिज्या माने, ठीक है। तो यहाँ सबका नाम दे दिए, देखिए यह पूरा हो गया शंकु हो गया, OAB क्या है हो गया शंकु हो गया। तो वही हम यहाँ लिखेंगे तब बनाएंगे, माना कि OAB एक क्या है शंकु है, क्या है एक शंकु है, इतना बात आप याद रखें, जिसकी त्रिज्या R1
तथा R1 है जिसकी त्रिज्या R2 है, जिसकी त्रिज्या R1 है, पूरे शंकु का त्रिज्या यही लिख देंगे, जिसकी त्रिज्या ऐसे लिखेंगे, जिसकी त्रिज्या R2 है मतलब पूरे शंकु का, और त्रिज्या की ऊंचाई L1 है। देखिए त्रिज्या की ऊंचाई L1 है पूरे शंकु, और ऊंचाई की बात करें तो H1 है। त्रिज्या की ऊंचाई L1 तथा ऊंचाई H1 है, इतना हम लिख सकते हैं। जिसके अंतर्गत एक छिन्नक बना है, इसी के अंतर्गत आधार के समांतर एक खींचे हैं यहाँ, तो लिखेंगे जिसके अंतर्गत एक छिन्नक, शंकु का छिन्नक बना है, जिसकी त्रिज्या लिखते हैं, त्रिज्या R1 तथा R2 है। त्रिज्या की ऊंचाई L और ऊंचाई H है, यह भी लिख सकते हैं। देखिए त्रिज्या की ऊंचाई इसका माने है L और ऊंचाई H है, ये लिख सकते हैं। त्रिज्या की ऊंचाई L तथा ऊंचाई H है, ऊंचाई क्या माने है H है, इतना बात आप लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप समझिए यह रेखा और यह रेखा, यह जो देख रहे हैं यह और यह दोनों समांतर है, लिख सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, QD समांतर PB, QD समांतर है PB के, आराम से लिख सकते हैं, कोई बेहिचक से लिख सकते हैं QD समांतर PQ। अब त्रिभुज OQD देखिए, OQD और त्रिभुज किस में, OPB में, यह पूरे दोनों त्रिभुज के समरूप करेंगे, यह त्रिभुज और यह पूरे त्रिभुज। हम लिखेंगे त्रिभुज OQD तथा त्रिभुज OPB में, यह दोनों त्रिभुज में देखिए क्या हो जाएगा, कोण OQD बराबर कोण OPB। देखिए OQD मतलब यह कोण और OPB यह कोण, दोनों 90 दिख रहा है, तो यह दोनों बराबर होगा किस नियम से, संगत कोण। जब यह दोनों रेखा समांतर होते, तिर्यक रेखा काटती है, तो यह कोण बराबर होता है, यह कोण भी यह कोण को बराबर हो जाएगा संगत कोण से, समझ गए, यह कोण भी यह कोण से बराबर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कोण OQD बराबर हो जाएगा कोण O की Q लिखेंगे, ODQ लिखेंगे, सॉरी बच्चों, ODQ। यहाँ देखिए ODQ बराबर कौन हो जाएगा आपका OBP। देखिए हम समझाते हैं, यह भी संगत कोण। देखिए ODQ यह कोण और OBP यह कोण, यह दोनों क्या होगा, संगत कोण से बराबर होगा। जब यह संगत हो गया तो त्रिभुज क्या हो गया, समरूप है, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज OQD समरूप हो गया त्रिभुज ही है त्रिभुज OPB। किस नियम से, एंगल समरूपता से। यह दोनों त्रिभुज, यह और यह दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो आप जानते हैं दो समरूप त्रिभुज, आप क्या जानते हैं, दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। इतना बात आप जान रहे हैं। अब लिख सकते हैं हम फिगर, अगर आपको यहाँ रहे तो बहुत सुंदर लगेगा, पढ़ने में मजा आएगा आपको। थोड़ा फिगर हम ले चलते हैं, तो यहीं रहने दीजिए लिखावट को, हम लोग फिगर ले आए हैं यहाँ पर इसलिए कि समझना है, समझ गए। अब देखिए ठीक है, आप देखिए क्या करेंगे, हम लोग फिगर ले आए हैं तो जब संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं OD बट्टे PB बराबर लिख सकते हैं OQ बट्टे OP बराबर OD बट्टे OB। ये कैसे हुआ हम आपको समझाते हैं, देखिए ना हम समझा रहे हैं OD बट्टे PB। देखिए OD लिए हैं तो हम इसको PB लेंगे, समझ लीजिए PB लेंगे, OD लिखे हैं, OD कहाँ गया भाई, OD, हाँ OD लिए हैं तो इसका PB लेंगे, इसका क्या लेंगे, PB लेंगे, समझ गए। आराम से हम लिख सकते हैं QD, सॉरी बच्चों यह OD क्यों लेंगे, QD लेंगे, क्यों लेंगे, यहाँ सस्पेंशन हो रहा था इसलिए हम कह रहे हैं QD बटे PB लेंगे। देखिए QD यह लेंगे तो यह लेंगे, समझ गए।
ओ क्यू लेंगे तो यह लेंगे आराम से, देखिए ओ क्यू लेंगे तो ओपी लेंगे, ओ क्यू लेंगे, ओ क्यू लेंगे, ओ क्यू लेंगे तो ओपी लेंगे, देखिए ओ क्यू यह लेंगे तो ओपी लेंगे, एकदम सही है। अब ओडी लेंगे, देखिए यह ओडी है, ओडी, ओडी कहाँ है, ओडी, ओडी लेंगे तो ओबी लेंगे, क्या लेंगे, ओबी लेंगे, यह पूरे लेंगे, आराम से ये बात हो गया। तो आप समझिए सबका मान बैठा देंगे, इसका मान है R1, इसका मान है R2, बराबर क्या होगा, इसका मान है H1 माइनस H, देखिए यह क्या होता है H1, पूरे H1 है, अगर इसका मान हमको चाहिए तो आराम से पूरे H1 में ई जो है H घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा, तो वही तो हम लिखे हैं, और नीचा हो जाएगा H1 बराबर क्या हो जाएगा L1 माइनस L, उसी प्रकार से इधर से भी उसी करेंगे तो बट्टे L1। अब देखिए हमको इसको तो जरूरी नहीं है अभी, तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको जरूरी होगा, क्योंकि हमको ये जरूरी क्या है, देखिए हमको यहाँ निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए हमको ऊंचाई को जरूरी नहीं है, हमको तिर्यक ऊंचाई की जरूरी है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, इतना इस दोनों को बराबर कर देंगे, R1 बट्टे R2 बराबर L1 माइनस L बट्टे L1। अभी तिरछा अगर गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो R1 L1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा R1 L1, आई हो जाएगा L1 R2 माइनस R2 L, समझिए यही हो जाएगा R2 L हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम R2 को इधर कर लेंगे और इसको R2 को रहने देंगे, देखिए हम क्या करेंगे R2L, R2L कहां पर है आप बताइए, R2L है कहीं, कहीं पर है आपका R2L, इधर देखिए R2L, यहाँ देखिए दोनों तरफ है ना, R2L यहाँ भी है, माइनस है इधर आ जाएगा, प्लस आ जाएगा ना, तो हम इसको यहीं रहने देते हैं L, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं R2L1 लिख सकते हैं माइनस R1 L1, ठीक है, इधर प्लस था तो इधर माइनस हो गया, इसको इसलिए किया कि कॉमन दोनों में लेने आसानी हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहीं पर बना देते हैं इसको, देखिए क्या बना देंगे हम इसको, R2L बराबर हो जाएगा R1 माइनस R2 R2 माइनस R1, देखिए R2 ना पहले, सॉरी बच्चों, कॉमन लेंगे तो R2 माइनस R1 इंटू L हो जाएगा, क्या हो जाएगा L हो जाएगा, L1 हो जाएगा। अब देखिए यह जो है गुना है तो इसको हम भाग कर सकते हैं, चाहे इसको ऐसे ही रहने दीजिए, क्या करिएगा भाग कर देंगे हम लोग बहुत आसान से। यहाँ देखिए L1 बराबर तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, L1 बराबर लिख सकते हैं पाई R2L बट्टे R2 माइनस R1, इतना लिख सकते हैं, इतना आप लिख कर रखने दीजिए, L1 का मान इतना ही लिख कर रहने दीजिए। अब हम लोग देखेंगे शंकु के, नया पेज ले लेते हैं, इसमें क्वेश्चन नहीं जाएंगे, नया पेज ले लेते हैं। देखिए शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे, आप देख शंकु के बच्चों, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे, क्षेत्रफल देखेंगे तो इसका क्या देखेंगे, देखिए दो को हम निकालेंगे, शंकु OAB का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु OCD का क्षेत्रफल, यह देख सकते हैं OAB का क्षेत्रफल, देखिए हम बता रहे हैं OAB का क्षेत्रफल, ये पूरे क्षेत्रफल में यदि हम लोग क्या करेंगे, शंकु OCD का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छिन्नक का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, पूरे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में शंकु के छिन्नक का क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो वही तो हम लिखेंगे शंकु OAB मतलब पूरे शंकु का लिखिए का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, अब माइनस कर देंगे शंकु, छोटका शंकु के ऊपर वाला OCD का क्षेत्रफल कर देंगे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो आपका यह निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, देखिए इसका भी फॉर्मूला लगाइए, पाई R2L1 माइनस पाई R2L इंटू L1 माइनस L, यह लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब इसमें कॉमन लीजिए पाई R2, कॉमन लीजिएगा तो R2L बट्टे R2 माइनस R1 हो जाएगा, इंटू क्या रख देंगे पाई R1, क्या हो जाएगा, इसका भी मान रख देते हैं हम लोग, यह जो R1 इंटू क्या हो जाएगा बताइए R2L बटे R2 माइनस R1 माइनस L हो जाएगा आपका, यह लिख दिए। अब अगला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसको क्या करेंगे हम बहुत आसानी से
कुछ नहीं करेंगे, इसको पहले हम भिन्न के जोड़ लेंगे, यह माइनस जो है ना भिन्न के घटा ले लेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। पाई R2 थोड़ा सा छोटा करके लिखते हैं, तो यह हो जाएगा R2L बट्टे R2 माइनस R1, यह हो गया। अब माइनस क्या हो गया, पाई R1 इंटू R2, देखिए क्या हो जाएगा R2L माइनस R2L प्लस क्या हो जाएगा बताइए R1L हो गया R1L, अब बटे हो जाएगा R2 माइनस R1, यह दोनों कट गया। तो आपको फाइनली बचा क्या, यह देखिए, आपको फाइनली आपको बचा क्या है यह देख लीजिए, आपको गया पाई R2L बटे R2 माइनस R1, यह बच गया है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखिए यह बच गया है। और क्या बचा है बताइए, माइनस में बचा है पाई R1 स्क्वायर L, पाई R1 यह भी R1 यह भी L R1 स्क्वायर हो गया L, अब बटे R2 माइनस R1। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन आएगा, दोनों में पाई L है, तो हम लिख देंगे, अब सजा के लिख देते हैं, पाई L कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा पाई R2 को होल स्क्वायर बटे R2 माइनस R1, माइनस हो जाएगा R1 को होल स्क्वायर बटे R2 माइनस R1, यही हो जाएगा। आगे आइए, अब यदि इसको हम भिन्न के जोड़ लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, पाई L क्या हो जाएगा, इसको करेंगे हम लोग, यह देखिए दोनों तो एक ही चीज है, R2 माइनस R1 हो जाएगा, आई हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस R1 के स्क्वायर, इसको A प्लस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे हम लोग, देखिए थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, अब बन जाएगा आपका। देखिए इसको क्या करेंगे, पाई L, इसको A प्लस बी यानी R2 माइनस R1 इंटू R2 प्लस R1, ये हो गया बटे R2 माइनस R1। देखिए यह माइनस वाला कट गया, समझ गए। तो अब हम लोग सजा कर लिख देंगे, समझ गए, हम लोग सजा कर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हो गया। अब क्या लिखेंगे, ये पाई इधर लिख लेते हैं, और यह बच गया R2 माइनस प्लस R1 इंटू L, हो गया कि नहीं हो गया। यही तो है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है कि नहीं है, यही है आपका शंकु का छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझ गए। अब हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेंगे, अब क्या देख लेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेंगे, ये वो तो मेरा आंसर आ गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिख देंगे थोड़ा सा, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका आ गया पाई R1, उसको उल्टा भी लिख सकते हैं, माइनस R2 और इंटू L, हो गया। अब लिखेंगे शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब यहाँ पर तो होगा नहीं, यहाँ लिख देते हैं शंकु के छिन्नक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था, यह कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लिख देंगे। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दोनों का वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, ऊपरी और निचली सिरा का। लिखेंगे शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु के कुल में छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ऊपरी आधार का क्षेत्रफल, ऊपरी आधार का क्षेत्रफल प्लस निचली आधार का क्षेत्रफल, बस इतना ही लिखना है। अब देखिए बराबर में हम लोग लिख देंगे, क्या हो जाएगा, इसका अभी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या निकाले, पाई R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R1 को होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर, पाई R2 का होल स्क्वायर, सबका हो गया। यही तो निकालना था आपका, पूरी तरह से यह भी क्वेश्चन बन चुका है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा 7वां नंबर, इसमें कह रहा है शंकु के एक छिन्नक के लिए स्पष्ट संकेतों का प्रयोग करते हुए आयतन का सूत्र ज्ञात कीजिए। हमको शंकु के आयतन का सूत्र ज्ञात करना है, इसलिए हम वही फिगर लिए हैं, लगभग वही मान भी माने हैं, इसमें कोई अंतर नहीं किए जो 6 नंबर में माने हैं। तो इसमें हम पहले लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है, यह देखिए यही सिद्ध करना है। देखिए शंकु के छिन्नक का आयतन बनाना है, आयतन
देखिए यह बनाना है, तनिक ध्यान रहेगा। 1/3 पाई क्या होता है, R1 को होल स्क्वायर प्लस R2 होल स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 और अंडर ब्रैकेट H। समझ गए, यह आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग मानेंगे, माना कि देखिए हम ऐसे बनाए, सेम फिगर था इसलिए हम आपको नहीं समझ, माना कि OAB एक क्या है, शंकु है। OAB क्या है, एक शंकु है जिसकी आधार की त्रिज्या, जिसकी आधार की त्रिज्याएं R1 है, जिसकी आधार की त्रिज्या क्या है, R1 है। तिर्यक ऊंचाई L1 है, इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या है, L1 है। तिर्यक ऊंचाई L1 है। इतना बात समझे। तथा ऊंचाई भी लिख दीजिए, तथा ऊंचाई क्या है, H1 है। इतना बात आप लिख सकते हैं। शंकु OAB, देखिए शंकु OAB समझिए, OAB की बात करें, छिन्नक बनाया गया है शंकु OAB के काट कर, देखिए पूरे को काट कर इसके आधार के समांतर एक छिन्नक बनाया गया है CDAOB। हम यहाँ लिख सकते हैं शंकु OAB को काट कर एक छिन्नक बनाया गया है जिसके सिरों की त्रिज्या, मतलब दोनों, जिसके सिरों की त्रिज्या, दोनों के सिर की त्रिज्या की बात करें हम लोग, सिरों की त्रिज्या R1 तथा R2 है। इतना बात हम कह सकते हैं। और ऊंचाई H और तिर्यक ऊंचाई L है। ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई H माने है तथा तिर्यक ऊंचाई L है। तिर्यक ऊंचाई L माने है, इसका छिन्नक का H माने है। समझ गए। फिर उसी प्रकार से यह देखिए समांतर लिखेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, फिगर तो जरूरी है भाई, तो फिगर नया पेज में लेके जाना बहुत जरूरी है। देखिए हम लोग क्या किए, कॉपी कर लिए हैं। अब सुनिए, फिगर हम लोग आगे हैं, फिगर में लेकर आ गए। अब इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, तब फिगर आपको कहीं ले जाने में सुविधा होगा। यह देखिए, ये भी मिटा देते हैं और यह कॉपी पेस्ट कर दिया। अब सुनिए, इसको हमको क्या चाहिए, यह दोनों को फिर से समरूप करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। तो वही हम लिखेंगे QR समांतर है PB। देखिए QR कहाँ लिखे हम लोग, QR देखिए यहाँ पर नाम हम वही कॉपी करके डाल दिए हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत है, D के जगह पर यहाँ R दिया गया है, तो हम R लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ R मान देते हैं। हम R लिख दिए हैं तो R लिख दीजिए। QR समांतर क्या है, PB है। जब समांतर है तो हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज OQR तथा OPB में, देखिए OQR और OPB में, यह पूरे त्रिभुज जिस प्रकार समरूप किए थे उसी प्रकार कर देंगे। मतलब यह कोण इसके बराबर हो जाएगा, यह कोण इसके बराबर हो जाएगा संगत कोण के नियम से। समझ गए। इसलिए क्या है, OQR बराबर कोण OPB इस नियम से, संगत कोण से बराबर। पीछा में हम बताए थे इसलिए जल्दी बता देते हैं। ORP दूसरा कोण क्या, ORQ बराबर हो जाएगा OBP, यह भी कोण नियम से, संगत कोण से। इसलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज क्या लिख सकते हैं, OQR समरूप हो जाएगा त्रिभुज OPB के किस नियम से, एंगल समरूपता से। समझ गए। तो आप समरूप त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, लिखेंगे 2 समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होती है। इतना बात आप जानते हैं। जब बराबर होती है तो हम लिख सकते हैं OQ, ये सब बताए हुए हैं इसलिए हम डायरेक्ट बताते हैं पिछले क्वेश्चन में। OP बराबर OR बट्टे OB बराबर QR बट्टे PB। समझ गए। तो हम यहाँ इसका मान भी बैठा देंगे, तो यहाँ तो मान तो होगा नहीं, तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, तब अगला पेज में जाएंगे। पहले इतना देखिए, इसका मान होगा H1 - H। समझ लीजिए, देख लीजिए, यह सब बताए हैं। आपको नहीं बताए हैं तो अभी भी हम बता सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है इसलिए हम लोग लिख रहे हैं। L1 बराबर R2 बट्टे R1। देखिए, अब हमको ऊंचाई की जरूरी नहीं है क्योंकि इसका आयतन हमको चाहिए।
आयतन नहीं, ऊंचाई जरूरी है, यानी तिर्यक ऊंचाई जरूरी नहीं है, आयतन चाहिए, तो हम लोग इस दोनों को बराबर करेंगे। इसलिए हम लिखेंगे H1 माइनस H बट्टे H1 बराबर क्या हो जाएगा, R2 बट्टे R1, R2 बट्टे R1। अब इसको हम तिरछी गुना कर सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, ये H1 R1 माइनस H R1 बराबर H1 R2 हो गया। अब देखिए इसको हम इस साइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, H1 R1 माइनस H1 R2 बराबर H R1, यही हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए H1, तो R2 माइनस R1, R1 माइनस R2 बराबर H R1, यह लिख सकते हैं। इसी को कॉपी करके हम लोग इस साइड ले लेते हैं थोड़ा सा, H1 बराबर क्या हो जाएगा, H R1 बट्टे R1 माइनस R2, यह हो गया। अब लिखेंगे शंकु के छिन्नक का आयतन, शंकु के छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। क्या होगा, देखिए हम आपको बताते हैं, यह आयतन, देखिए फिगर हम ला ही लेते हैं, थोड़ा सा दिक्कत हो। देखिए यह पूरे आयतन में, देखिए यह पूरे आयतन में इतना वो शंकु का आयतन, पूरे शंकु में इस शंकु छोटका का आयतन घटा देंगे तो छिन्नक का आयतन नहीं बच जाएगा, वही हम लिखेंगे, वही लिखेंगे शंकु OAB, मतलब पूरे OAB का आयतन माइनस शंकु OSR चाहे OQR, OSR, इसको C लिखे हैं तो C लिखेंगे OCR का आयतन, OCR का आयतन, इतना बात आप लिख सकते हैं। ये पूरे के आयतन में इतना वो आयतन घटा देंगे तो छिन्नक का आयतन बच जाएगा, तो वही तो करेंगे हम, यह बात जान रहे हैं। तो अब देखिए लिखेंगे 1/3 पाई R1 के होल स्क्वायर इंटू H1 माइनस क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R2 को होल स्क्वायर इंटू H1 माइनस H, यह हो गया, यह बात हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे देखिए क्या करते हैं हम लोग, बहुत आसान से हम लिख सकते हैं 1/3 पाई R1 के होल स्क्वायर इंटू H R1 बट्टे R1 माइनस R2, इसको अंडर ब्रैकेट में 1/3 पाई R2 को होल स्क्वायर, अंडर ब्रैकेट दीजिए H R1 बट्टे R1 माइनस R2, सबका मान बैठाने पर H R, इतना हो गया। अब इसको हम लोग शॉर्ट करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आएंगे और शॉर्ट करेंगे, क्या करेंगे, 1/3 पाई H, देखिए H को हम लोग कहाँ से ले लिए, यह समझने की कोशिश आप कीजिए। यह इसमें से कॉमन निकाल लिए, क्या निकाल लिए, इसमें से निकाल लिए, आराम से आपका ये लिख सकते हैं। अब आगे आइए, अब लिखेंगे R1 के क्यूब बट्टे R1 के क्यूब, R1 माइनस R2 माइनस R2 को होल स्क्वायर, और क्या होगा बताइए, अंडर ब्रैकेट R1 बट्टे R1 माइनस R2 माइनस 1, डबल ब्रैकेट देंगे 1/3 पाई H, 1/3 पाई H हो जाएगा। अब आगे आइए, अंडर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, R1 क्यूब बट्टे R1 माइनस R2 माइनस R2 को होल स्क्वायर इंटू लीजिए, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिखेंगे, देखिए R1 माइनस R2, जब इसको भिन्न के जोड़ लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2, देखिए ना कौन 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 कट जाएगा, ये R1 होगा, यह दोनों कट जाएगा। अब सुनिए, अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, देखिए 1/3 पाई H इंटू R1 के क्यूब बट्टे R1 माइनस R2 माइनस, देखिए क्या हो जाएगा, F और R2 R क्यूब हो जाएगा, R क्यूब बट्टे R1 माइनस R2। अब इसको फिर क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो R माइनस A क्यूब माइनस B क्यूब को होल के स्क्वायर पर इसको तोड़ेंगे, बस हो जाएगा। लास्ट ही प्रक्रिया है, थोड़ा सा लंबा प्रक्रिया है, लेकिन 1/3 पाई H इंटू, देखिए इसको लेंगे कॉमन, R1 R2 हो जाएगा, पूरे में आ गया R1 के क्यूब माइनस R2 के क्यूब, सॉरी बच्चों, यह क्या होगा R1, हाँ ठीक है, यह R2 के क्यूब होगा, यह क्या है R2 क्यूब, R2 के क्यूब, इतना हो गया। अब 1/3 पाई H, इसको लिख देंगे, इसको A प्लस B को होल स्क्वायर पर हम लोग तोड़ेंगे, क्या होता है A माइनस B, यानी R1 माइनस R2, यह हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, R1 को होल स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 प्लस R2 को होल स्क्वायर, यही होता है। अब बट्टे क्या है, R1 माइनस R2, यह कट गया,
तो आपको बचा क्या, 1/3 पाई h इंटू, अब देखिए ऐसे भी हम उत्तर लंबा क्या करेंगे, आप सजाक खाली लिख देते हैं। देखिए आपको हम सजाक लिख देते हैं, शंकु के छिन्नक का आयतन, देखिए एक बार में हो जाएगा, शंकु के छिन्नक का आयतन, छिन्नक का आयतन यहाँ छोटा करके लिखेंगे, यहाँ आयतन क्या हो गया, 1/3 पाई, यह रख दीजिए, IH को उस साइड रख देंगे। अब बचा क्या अंदर ब्रैकेट में, R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर, इसको इधर भी लिख सकते हैं, R1 इंटू R2 इंटू H, यही हो गया आपका शंकु का छिन्नक का आयतन। और यही आपको ज्ञात करना था, और इसी के साथ यह पूरा चैप्टर आपको समाप्त होता है, और मैं यह वीडियो भी समाप्त करता हूं। और अगले वीडियो से हम लोग आएंगे अगला चैप्टर के साथ, नई जोश और उमंग के साथ। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।